ये है माइक। प्रोफेशन की तौर पर यह एक हाईली स्किल्ड असैसिन है जो कि हर एक हत्या को सुसाइड जैसे सेटअप कर सकता है। लेकिन कैसे माइक अपनी हर मिशन को इतनी सफाई से एग्जीक्यूट करता है, आइए जानते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक जेंटलमैन को होटल में चेक इन करते हुए देखते हैं, लेकिन इस चाचा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आज ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि उसी कमरे के अंदर पहले से ही एक असैसिन छुपा हुआ होता है जो कि बेसब्री से उसी आदमी का इंतजार कर रहा होता है। कमरे के अंदर आते ही उस आदमी की नजर अलमारी के ऊपर रखी एक महंगी घड़ी पर पड़ती है। घड़ी तक पहुंचने के लिए वह सीधे कुर्सी पर चढ़ता है और घड़ी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से असैसिन उसके गले में रस्सी डाल देता है और कुछ ही सेकंड में आदमी वहीं मर जाता है। इसके बाद किलर सिर्फ आदमी को मारकर नहीं छोड़ता, बल्कि पूरे सीन को इस तरह सेट करता है कि देखने वालों को यह मौत सुसाइड लगे। असल में यही इस किलर की सबसे बड़ी स्किल होती है, हर मर्डर को बिल्कुल एक्सीडेंट जैसा दिखाना। इसी वजह से दुनिया उसे एक्सीडेंट मैन के नाम से जानती है। काम खत्म होने के बाद वह मरे हुए आदमी के साथ एक सेल्फी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। इस एक्सीडेंट मैन का असली नाम माइक फॉलन है। हर मर्डर के बाद वह PMT यानी पोस्ट मर्डर टेंशन से गुजरता है। इस टेंशन को निकालने के लिए वह किसी बार में जाकर बिना वजह अनजान लोगों से झगड़ा करता है और मारपीट करने लगता है। असल में यह उसका तरीका है अपने अंदर जमा तनाव निकालने का, यानी मर्डर के बाद उसका व्यवहार बिल्कुल एक साइकोपैथ किलर जैसा हो जाता है। और यहाँ वह अकेला नहीं होता, माइक पहले से मौजूद एक बेहद खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग टीम का हिस्सा होता है। इस टीम का हर सदस्य एक दूसरे से ज्यादा खौफनाक है और हर किसी का मारने का तरीका बिल्कुल अलग और अजीब होता है। इस पूरी टीम के सारे ऑपरेशन ओएसिस नाम के एक बार से चलाए जाते हैं। यही उनका ठिकाना है जहां हर हत्या के बाद सभी सदस्य इकट्ठा होते हैं, पुराने काम पर चर्चा करते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं। इस पूरे नेटवर्क को बिग रे नाम का एक शख्स चलाता है जो कभी खुद भी एक असैसिन रह चुका है, लेकिन अब वह पर्दे के पीछे से इस खतरनाक टीम को कंट्रोल करता है और हर मिशन उसी के इशारे पर आगे बढ़ता है। इस हत्या के बाद माइक भी ओएसिस बार पहुंचता है। इसी दौरान उसी बार में टीम का कॉन्ट्रैक्ट एजेंट मिल्टन आ जाता है। वही मिल्टन जो क्लाइंट से डील करता है और किलर्स तक टारगेट की सारी जरूरी जानकारी पहुंचाता है। वह माइक को अलग कमरे में बुलाता है, पिछले मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसकी तारीफ करता है और फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट सामने रखता है। पहला टारगेट एक पूर्व अकाउंटेंट को मारना होता है और अगर माइक यह काम कर लेता है तो अगला मिशन और भी बड़ा होता है, जहाँ उसे एक बैंड को उनकी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान खत्म करना होता है। दोनों काम पूरे करने पर माइक को डबल पेमेंट मिलने वाली होती है। यहाँ इन कॉन्ट्रैक्ट्स को असल में कौन दे रहा है ये जानने का मौका माइक के पास नहीं होता। उसका काम सिर्फ मारना और पैसा कमाना है, इसलिए माइक मिल्टन की बात मान लेता है। अकाउंटेंट को मारने के लिए माइक एक बिल्कुल सटीक प्लान बनाता है। उसे पता चलता है कि वह आदमी रोज एक तय जगह पर खड़ा होकर अपनी गाड़ी का इंतजार करता है। माइक तय करता है कि इसी जगह उसे एक ऐसे हादसे में खत्म किया जाएगा जो देखने में पूरी तरह एक्सीडेंट लगे, लेकिन ये काम आसान नहीं होता। इस प्लान को अंजाम देने के लिए माइक उस इलाके के पास मौजूद एक बिल्डिंग की छत पर लगभग 5 दिन तक छिपकर निगरानी करता है। आखिरकार 5वें दिन उसे एक ऐसी गाड़ी दिखती है जिसकी स्पीड और एंगल इस एक्सीडेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। माइक अपने साथ लाई गई कस्टमाइज्ड स्नाइपर राइफल से ग्लास बुलेट चलाता है। अगले ही पल टायर ब्लास्ट होता है, गाड़ी बेकाबू होकर उसी आदमी को कुचल देती है और माइक का प्लान पूरी तरह सफल हो जाता है। बाद में चाहे पुलिस कितनी भी जांच करे, टायर में फंसे कांच के टुकड़े देखकर सबको यही लगेगा कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इस हत्या के बाद माइक एक बार फिर पोस्ट मर्डर टेंशन से गुजरने लगता है, लेकिन इस बार वह बाहर नहीं जाता। घर पर ही वह पंचिंग बैग पर अपना सारा गुस्सा निकालता है। ऊपर से उसकी पर्सनल जिंदगी भी पूरी तरह बिखर चुकी होती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुकी होती है। बाद में माइक को पता चलता है कि वह बाइसेक्सुअल थी और अब चार्ली एडम्स नाम की एक लड़की के साथ रह रही है। ये बात माइक को अंदर से और ज्यादा तोड़ देती है। तनाव निकालने के कुछ समय बाद माइक के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। मैसेज मिल्टन का होता है। वह माइक को अकाउंटेंट वाले मिशन की पेमेंट लेने बुलाता है। माइक निकल तो पड़ता है, लेकिन रास्ते में वह सैटनिक मैकेनिक्स नाम के बैंड की लाइव परफॉर्मेंस के पास रुक जाता है। उनका म्यूजिक सुनकर वह चिढ़ जाता है और तंज कसते हुए कहता है कि अगर यह पहले सुन लिया होता तो यह काम वह मुफ्त में ही कर देता। गुस्से में माइक कॉन्सर्ट की पावर केबल का इस्तेमाल करता है और स्टेज पर मौजूद सभी लोगों को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे पूरा बैंड वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद जब माइक पेमेंट लेने आगे बढ़ता है, तभी अचानक उस पर एक हमलावर MP40 के साथ हमला कर देता है। हमलावर लगातार फायर करता है, लेकिन एक भी गोली माइक को नहीं लगती। जब वह किलर भागने की कोशिश करता है, माइक उसे एक जोरदार लात मारकर बाइक से नीचे गिरा देता है। इसके बाद शुरू होती है चीनी कुंग-फू और अमेरिकन फाइटिंग स्टाइल की एक जबरदस्त लड़ाई। माइक बचपन से ही कुंग-फू, कराटे और बॉक्सिंग में ट्रेनिंग ले चुका होता है। वह अपने विरोधी को ऐसे ऐसे खतरनाक मूव्स से पीटता है कि फाइट देखने लायक बन जाती है। लड़ाई के दौरान माइक तंज कसते हुए कहता है, तू चाहता तो छत से स्नाइपर लेकर मुझे आसानी से मार सकता था,
था, लेकिन तुझे तो जैकी चैन बनना था, है ना? अंत में हमलावर खुद ही मान लेता है कि वह यह नहीं बताएगा कि उसे किसने भेजा था। माइक हंसते हुए जवाब देता है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, वह मैं खुद पता लगा लूंगा। और यह कहते हुए वह उसकी गर्दन मरोड़ कर वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद माइक उस लाश को इस तरह बाइक के पास सेट करता है कि देखने पर लगे जैसे यह एक रोड एक्सीडेंट था और आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। माइक तुरंत मिल्टन को फोन करता है। अब उसे शक होने लगता है कि शायद यह हमला उसी की साजिश थी। वह मिल्टन से सीधा पूछता है कि क्या डबल पेमेंट के नाम पर उसे मरवाने की कोशिश की जा रही थी। उधर से मिल्टन सफाई देता है कि उसे इस हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं। माइक साफ शब्दों में कह देता है या तो उसे अब 4 गुना पेमेंट मिलेगी या फिर वह सबकी पोल खोल देगा। उसी रात जब माइक सो रहा होता है तभी उसके फोन पर चार्ली का वॉइस मैसेज आता है। वो बताती है कि माइक की गर्लफ्रेंड पेथ की मौत हो चुकी है। 2 आदमी उसके कमरे में घुसकर उसके साथ गलत करते हैं और फिर उसे मार डालते हैं। ये सुनते ही माइक पूरी तरह टूट जाता है। भले ही दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन माइक आज भी पेथ से बेहद प्यार करता था। अगले दिन पेथ के फ्यूनरल में चार्ली माइक को बताती है कि पेथ का केस पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जल्दी ही खूनी का पता चल जाएगा। तभी वह उसे यह भी बताती है कि पेथ 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। यह जानकर कि माइक की औलाद उसके पेट में पल रही थी और किसी ने उन्हें मार डाला, माइक के अंदर सब कुछ बिखर जाता है। अब वह चुप बैठने वाला नहीं था, अब उसे बस बदला लेना था। इसके बाद माइक पुलिस से इन्वेस्टिगेशन के कागजात लेकर खुद ही जांच शुरू करता है। वह सीधा पैथ के घर पहुंचता है और वहां मौजूद हर सीन को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व करने लगता है। माइक जानता था कि कोई आदमी बिना कॉन्ट्रैक्ट या पैसों के किसी को नहीं मारता। तभी पेथ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोडियम थियोपेंटल पाया जाता है। यह दवा लोगों को हेलुसिनेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन माइक को पता था कि पेथ को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी और 3 महीने से प्रेग्नेंट लेडी तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगी। तभी माइक को याद आता है कि उसकी टीम में 2 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जो अपने मिशंस में सोडियम थियोपेंटल ड्रग का इस्तेमाल विक्टिम से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए करते थे। पेथ के गले पर नीडल के मार्क देखकर माइक को पूरा यकीन हो जाता है कि इसके पीछे वही दोनों हैं। बिना वक्त गंवाए माइक सीधे उस जगह पहुंच जाता है जहां वे दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी मैग उसे देखकर कहता है, अरे माइक, तुम यहाँ थोड़ा उदास लग रहे हो, क्या बात है? ये सुनते ही माइक गुस्से में सारे फाइल्स जमीन पर फेंक देता है और कहता है, तुम दोनों सुअरों ने मिलकर मेरी गर्लफ्रेंड को मार डाला और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बता, तुम्हारा क्लाइंट कौन है और कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था, वरना ऊपर जाने का टिकट कटवा ले। मैग जवाब देता है, हाँ, हमने मारा तो क्या माइक, तुझे अच्छे से पता है ये बिजनेस है, तू भी तो पैसों के लिए लोगों को मारता है, वैसे भी तुम दोनों अलग हो चुके थे। तभी माइक गुस्से में चिल्लाता है, वह 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। इतना कहते ही वहाँ घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। मैग और मिग दोनों रिटायर्ड एक्स आर्मी ऑफिसर होते हैं और लड़ाई में काफी एक्सपर्ट भी, लेकिन माइक भी किसी से कम नहीं होता। वह अकेले ही दोनों पर भारी पड़ता है। आखिर में मैग उसे रोकते हुए कहता है, बस कर भाई, कितना मारेगा, हमने यह जानबूझकर नहीं किया था, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था इसीलिए मारने गए थे, हमें नहीं पता था कि वह प्रेग्नेंट थी। तभी पीछे से मिग मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाई, तू मेरी बीवी को मार दे, हिसाब बराबर हो जाएगा, साली 10 साल से दिमाग में सिरदर्द बनी हुई है। ये सुनकर माइक का गुस्सा और भड़क उठता है। वह मिग को बेरहमी से पीटकर सीधा ऊपर भेज देता है। इसके बाद माइक फिर से मैग से क्लाइंट के बारे में पूछता है। डरा हुआ मैग कहता है, मुझे नहीं पता क्लाइंट कौन था, हमें बस कॉन्ट्रैक्ट मिला था, नाम नहीं बताया गया था। फिर क्या था? माइक सीधा कॉन्ट्रैक्टर मिल्टन को पेलने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसी के पास क्लाइंट की पूरी जानकारी होगी। वह सीधा बार पहुंचता है और उसे ढूंढने लगता है। वहीं बिगरे भी मौजूद होता है। दरअसल मैग ने बिगरे को पहले ही कॉल करके बता दिया था कि माइक इमोशन में आकर पूरी तरह पागल हो चुका है। हम लोगों को पेलने के बाद माइक अब मिल्टन को भी पेलने निकल चुका है। वहीं बिगरे माइक को यहाँ के रूल्स याद दिलाता है। वह कहता है कि तुम इमोशन में आकर अपने ही लोगों को नहीं मार सकते और खासकर मिल्टन को तो बिल्कुल भी नहीं। इनमें से पहला रूल तुम पहले ही तोड़ चुके हो। मिग और मैग को मारकर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यहीं खत्म कर सकता हूँ। वहीं माइक कहता है, चाचा बिगड़े, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उसे मारने से पहले तुम लोगों ने मुझे जानकारी देना भी जरूरी नहीं समझा। वहीं बिगड़े उसे समझाता है कि जो हुआ सो हुआ, अब सब कुछ भूल जाओ, तुम शायद भूल रहे हो कि हमारा काम ही है लोगों को मारना और पैसा कमाना। वहीं माइक कहता है कि 2 दिन पहले मिल्टन ने डबल पेमेंट के नाम पर मुझे टपकाने के लिए हिटमैन भेजा था। ये पता है तुझे? तुम ऐसे गधों पर कैसे भरोसा कर सकते हो? क्या पता कल को तुमको ही मार दे। इसके बाद माइक बिगड़े से सीधा क्लाइंट के बारे में पूछने लगता है। वहीं बिगड़े भड़क जाता है और कहने लगता है कि यहाँ बिजनेस में कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें तुम्हें रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। हम कभी भी किसी भी क्लाइंट की डिटेल्स पब्लिक नहीं करते, किलर को भी नहीं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वहीं माइक भी दिमाग शांत करते हुए वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पीछे एक आदमी उसके ऊपर बंदूक ताने खड़ा है और अगर बिगड़े चाहे तो उसे अभी खत्म कर सकता है। लेकिन साला यह बिगड़े और माइक का रिश्ता क्या है, चलिए थोड़ा जान लेते हैं। दरअसल
15 साल पहले माइक थोड़ा लल्लू टाइप का था और कुछ बदमाश लड़के मिलकर उसे परेशान और पीटाई किया करते थे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, किसी को भी इतना मत छेड़ो कि वह टूट के बिखर जाए, भले लड़का ही क्यों ना हो। फिर क्या था, उसने उसी दिन ठान लिया कि सालों को अपनी अपनी औकात में लाऊंगा मैं। फिर वह दिन आता है जिस दिन वह बिगड़े को पहली बार देखता है। वह किसी के घर में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस रहा था, लेकिन तभी वहाँ फिर से वही बदमाश लड़के टपक जाते हैं। वह लोग उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी घर में भयानक ब्लास्ट हो जाता है और वह हरामी लोग डर कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा माइक फिर से वही आदमी यानी बिगड़े को वहाँ से गुजरते देखता है। उसे लगने लगता है कि यही वह आदमी है जो इन बदमाश लड़कों को लाइन में ला सकता है। फिर क्या था, माइक उसका पीछा करने लगता है। उसे फॉलो करने पर उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, यह तो एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हिटमैन है जो किसी को भी 1 सेकंड में टपका सकता है। माइक इसको अपने लिए सबसे बड़ा अवसर समझता है उन पागलों से पीछा छुड़ाने का। फिर एक दिन वह हिम्मत करके उसके पास जाता है। वहीं माइक उसे कहने लगता है कि मुझे पता है आप क्या करते हो, मैंने सब कुछ देख लिया है, किस तरीके से आप लोगों को मारते हो और उसे एक्सीडेंट में बदल देते हो। वहीं बिगड़े कहने लगता है कि तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई है बच्चे, वो मैं नहीं था, शायद तुम किसी और को मुझे समझ रहे हो। तभी माइक कैमरा से वह सारी फुटेज दिखाता है जिसमें बिगड़े मर्डर करता हुआ दिखाई देता है। बिगड़े तुरंत उसे अंदर ले जाता है और कहने लगता है तुम्हें क्या चाहिए बच्चे और तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। वहीं माइक कहने लगता है मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा, मैं आपको पिछले 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ। दरअसल कुछ हरामी लड़कों ने मेरा जीना मुश्किल करके रख दिया है, मुझे उनको सबक सिखाने में आपकी मदद चाहिए और अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं सारे फुटेजेस ऑनलाइन कर दूंगा। यह सुनकर बिगड़े थोड़ा घबरा जाता है और उसे एक रूम में ले जाता है। बिगड़े उसे मारने के लिए चाकू उठा ही रहा होता है कि तभी तुरंत माइक को इस चीज की भनक लग जाती है और वह प्लेट से उसका सिर फोड़ देता है। बिगड़े उसे गुस्से में आकर मारने ही वाला होता है। तभी माइक कहने लगता है अगर मैं 4 बजे से पहले घर नहीं पहुंचा तो मेरे पापा इसके कॉपीड फुटेजेस ऑनलाइन कर देंगे, मुझे नहीं लगता आप इसका चांस लेना चाहोगे। यह सुन बिगड़े उसे छोड़ देता है और उसे कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए तो किसी को मारने नहीं वाला, लेकिन मैं तुम्हें वह हर चीज सिखा सकता हूँ जिसे तुम उन्हें आसानी से मार सको। इसके बाद हम देखते हैं कि बिगड़े उसे सिखा रहा होता है कि कैसे किसी को भी हम खिड़की से फेंक कर उसे एक्सीडेंट जैसा दिखा सकते हैं। वह उसे कुछ पैसा देता है जिसे उसे बैल्कनी की एंटेना में लगाना होता है। माइक उस बंदे के रूम में घुसकर एंटेना से पैसे को चिपका देता है और खुद बिस्तर में छुप जाता है। वह बंदा सिगरेट जला ही रहा होता है कि उसका नजर उस पैसे पर पड़ जाता है। जैसे ही वह बंदा उस पैसे को निकालने के लिए रेलिंग में चढ़ता है, माइक तुरंत जाकर उसे बैल्कनी से धक्का दे देता है और बंदा सीधा नीचे गिर जाता है। इसके बाद माइक यहीं नहीं रुकता, वह सीधा बिगड़े के पास चला जाता है और उसे हर चीज सिखाने को कहता है जो कि एक प्रोफेशनल असैसिन को सिखाई जाती है। और यहीं से शुरू होता है माइक का रियल असैसिन बनने का सफर। बिगड़े उसे हर वह चीज सिखाने लगता है जिसे फॉलो करके वह खुद इतना प्रोफेशनल असैसिन बन पाया था। बंदूक चलाना, मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, सब कुछ। और कैसे दुनिया में तुम किसी को भी मारकर उसको हादसा जैसा दिखा सकते हो। 2 सालों में ही वह इतना प्रोफेशनल बन चुका था कि सभी क्लाइंट खतरनाक कामों के लिए बस उसी को हायर करने लगे। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है जहां माइक चार्ली से मिलने के लिए आया होता है। माइक चार्ली को हर वह बात बताता है कि पेट को किसी चोर ने कुछ पैसों के लिए चोरी या फिर 2 मिनट के मजे के लिए नहीं मारा, बल्कि उसको मारने के लिए किसी ने हिटमैन हायर किया था जो कि मेरे ही टीम के 2 बंदे थे। चार्ली ये सब सुनकर कुछ भी समझ नहीं पाती है। दरअसल उसको पता ही नहीं होता कि माइक एक प्रोफेशनल असैसिन टीम के लिए काम करता है जहां उन्हें लोगों को मारने के बदले पैसा मिलता है। चार्ली को यह सब मजाक लगने लगता है और वह कहती है कि मैं इस वक्त मजाक सुनने के मूड में नहीं हूँ, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। वहीं माइक कहने लगता है ये सब कोई मजाक नहीं है, मैं पिछले 10 दिनों से यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेट को मारने के लिए हायर किसने किया था और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इस काम में मदद करो। लेकिन चार्ली माइक की एक भी बात नहीं सुनती और उसे तुरंत यहाँ से निकल जाने को कहती है। लेकिन तभी उसी का टीम का एक बंदा आ जाता है और उन पर हमला करने लगता है। माइक किसी तरह उसकी कुल्हाड़ी से बचते हुए उसको संभाल लेता है और आखिर में एक जबरदस्त मूव दिखाते हुए उसे अपनी ही कुल्हाड़ी से मरवा देता है। ये सब देखने के बाद चार्ली काफी घबरा जाती है और अब उसे माइक की हर एक बात समझ में आने लगती है। वहीं माइक उसे संभालते हुए समझाने लगता है कि ये आदमी भी तुम्हें ही मारने आया था, लेकिन मैं तुम्हें ये सब चीजों से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि अक्सर पेट कहाँ जाया करती थी और किस किस के साथ मिलती थी। वहीं चार्ली कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस उसने इतना बताया था कि उसने एक ओयो कंपनी में काम के लिए अप्लाई किया है, लेकिन एक रास्ता है, वह हर एक चीज को एक हार्ड ड्राइव में स्टोर करके रखती थी। अभी वह हार्ड ड्राइव पेट के पेरेंट्स के घर में है। वहीं माइक उसे तुरंत टैक्सी पकड़कर पेट के पेरेंट्स के घर पहुंचने को कहता है और अगर कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। इसके बाद माइक सीधा वहीं क्लब पर जाता है जहां मिल्टन अक्सर जाया करता था। वहां पहुंचकर माइक देखता है कि इतना बड़ा कांड करने के बाद चाचा आराम से मसाज करवा रहा है। माइक उसे साफ साफ कह देता है मुझे क्लाइंट का नाम बता दे, वरना तेरा मैं वह हाल करूंगा कि जिंदगी भर साला
साला मसाज करवाने लायक नहीं बचेगा। लेकिन मिल्टन उसे कुछ भी बताने से साफ मना कर देता है और कहने लगता है, तुम्हें रूल्स पता है, तुम मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। तभी माइक चाचा को वन टैप मारते हुए कहता है, भाड़ में गया तेरा रूल्स, मेरा टाइम खोटी मत कर, सीधा सीधा बता दे क्लाइंट कौन था, वरना आखिरी चंद सेकंड अपने भगवान को याद कर ले। तभी वहाँ एक पागल कुत्ता आकर भौंकने लगता है, लेकिन माइक उसे कुछ ही सेकंड में साफ कर देता है। अब माइक हाथ में रॉड पकड़े मिल्टन से आखिरी बार पूछता है। वहीं मिल्टन डर के मारे बता देता है कि कैन नाम का एक अकाउंटेंट है, वही क्लाइंट है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। क्लाइंट अक्सर एन्क्रिप्टेड ईमेल यूज करता है डील्स करने के लिए। वहीं इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद माइक मिल्टन को सीधा नरक भेज देता है। क्लब से बाहर निकलते ही माइक को चार्ली का फोन आ जाता है। वहीं चार्ली बताती है कि मुझे हार्ड ड्राइव मिल गया है, मुझे ठीक 7-8 बजे ग्रीन पार्क की बस स्टॉप में आकर मिलना। दूसरी तरफ बिगड़े सभी का ये हाल देखकर आंखें बबूला हो जाता है। आगे वो कहता है कि एक बंदा तुम लोगों को मार के चला गया और तुम लोग खुद को असैसिन बोलते हो, लानत है तुम लोगों पर। बिगड़े उन्हें आखिरी चांस देते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को इस बिजनेस को कंटिन्यू करना है तो मुझे हर हाल में माइक का सिर ला कर दो। वहीं बिगड़े जेनी को क्लाइंट की सेफ्टी की जिम्मेदारी दे देता है। आगे से जेनी कहती है, सठिया गया है क्या बूढ़े, माइक मुझे बहुत जोर जोर से मारेगा। तभी बिगड़े उसे चुप कराते हुए कहता है कि अगर तुम नहीं गई तो मैं भी तुम्हें जोर जोर से मारूंगा। इसी दौरान वह सबको साफ साफ कह देता है, मुझे अपनी शक्ल दोबारा तभी दिखाना जब उसका सिर मिल जाए, वरना अपना अपना घर जाकर चूड़ियां पहन लेना। दूसरी तरफ हम बस में माइक और चार्ली को देखते हैं। चार्ली बताती है, ड्राइव देखने पर उसे पता चला है कि पेथ ऊनो मिंडा नाम की एक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और वही उसे कंपनी के बारे में ऐसे कुछ पता चल गया था जो कि कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले। पेथ उस इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करने जा रही थी, लेकिन कंपनी की ओनर और यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी उसको हैरास करने लगे, थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजकर। चार्ली ये भी बताती है कि आरटी रेट नाम का एक अकाउंटेंट था जो पेथ को इन्फॉर्मेशन दिया करता था और यह वही अकाउंटेंट था जिससे माइक ने मारकर डबल पेमेंट लिया था। अब उसे सब खेल समझ में आ जाता है। माइक वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी चार्ली कहती है, पेथ तुमसे बहुत प्यार करती थी, ऐसे एक भी दिन नहीं गुजरा जिस दिन उसने तुम्हारा जिक्र न किया हो। वह तुम्हें ऊपर से देखकर बहुत खुश हो रही होगी कि तुम उसका प्रतिशोध ले रहे हो। उस कमीने को जिंदा मत छोड़ना। इसके बाद माइक सीधा चला जाता है उसी क्लाइंट के पास जिसने पैथ को मारने के लिए हायर किया था। माइक उसे देखते ही समझ जाता है कि इसके जैसा लल्लू तो बिल्कुल भी हिटमैन हायर नहीं कर सकता, इसलिए वह उससे पूछने लगता है कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था हिट में हायर करने के लिए। काफी पेलम पेलाई करने के बाद उसके मुंह से कंपनी के सीईओ का नाम निकलता है। वह बताता है कि उसी ने पैथ को मारने के लिए मुझे हिटमैन हायर करने के लिए कहा था, जिसका नाम जिम है। वह इसी शहर में है, लंदन में। मैंने उसके सारे काले कारनामों का सबूत इस ड्राइव में छुपा रखा है, लेकिन मैं यह तुम्हें तभी दूंगा जब तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे ना। तभी वहाँ धमाका हो जाता है और वहीं 2 एक्स आर्मी ऑफिसर आकर धड़ाधड़ गोली चलाने लगते हैं। माइक उस आदमी का कवर लेते हुए जल्दी से छुप जाता है। तभी मिग वहाँ ग्रेनेड फेंक देता है, लेकिन माइक उस ग्रेनेड को उन्हीं की तरफ लात मारकर रिटर्न भेज देता है। लेकिन दोस्तों, ग्रेनेड डुप्लीकेट होता है। ये फटता है लेकिन झाट भर भी कुछ नहीं होता। तभी माइक तुरंत जाकर उन दोनों को जबरदस्त तरीके से पेलने लगता है। तभी मैग गलती से अपने ही साथी को शूट कर देता है और वह टपक जाता है। यह देखकर मैग पूरी तरह पागल हो जाता है और अंधाधुंध गोली चलाने लगता है। गोली खत्म होने के बाद मैग औकात में आ जाता है और कुछ ही देर में माइक उसे भी खल्लास कर देता है। बाहर निकलते ही एक और पागल उसे झपट लेता है, लेकिन इस बार माइक को ज्यादा टाइम नहीं लगता और वह कुछ ही सेकंड में साले का खेल खत्म कर देता है। वहीं टीम का सबसे नुबरा बंदा बैट लेकर खड़ा होता है। वहीं माइक कहता है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, मेरे रास्ते से हट जा चाचा। लेकिन साले को तो हीरो बनना था। वह माइक को चैलेंज करने लगता है। माइक साले को एक मुक्का मारते ही सीधा यमराज के पास भेज देता है। इसके बाद माइक सीधा उसी लोकेशन के लिए निकल पड़ता है जहाँ जिम नाम का वो बंदा है जो उसकी गर्लफ्रेंड का असली गुनहगार है। माइक पीछे की बिल्डिंग से चढ़ते हुए ऊपर पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचकर माइक देखता है कि वो लोग नीचे ही हैं। वह सीधा सीढ़ियों में छलांग मार देता है और उसके 2 बंदों को तो ऐसे ही मार देता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है उसी की टीममेट जीना के साथ। माइक जीना से साफ साफ कह देता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन भीगी बिल्ली कहाँ मानने वाली थी और यहीं से शुरू होता है दोनों का लेजेंडरी फाइट। शुरुआत में तो फाइट सही होता है, लेकिन बीच में पहुंचकर हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा पिटने लगता है। फिर हमारा हीरो सोचता है, बस अब बहुत हुआ। साली को लड़की सोचकर नहीं मार रहा था, लेकिन अब और नहीं। इसके बाद माइक अपना रियल फाइट दिखाता है जहाँ जीना को सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता और माइक कुछ ऐसा मूव्स से मारता है जो वाकई देखने लायक था। माइक जीना को धूल चटाकर उसकी औकात दिखा देता है, लेकिन भीगी बिल्ली तब भी हार नहीं मानती। वह जिम से कटाना लेकर अब कटाना खेलना चाहती है। साला माइक भी सोचने लगता है, कैसी लड़की है रे, हार ही नहीं मानती, लगता है इसको यमराज के पास भेजना ही पड़ेगा। इसके बाद एक और राउंड फाइट शुरू हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जीना अंधाधुंध तलवार चलाने लगती है, लेकिन माइक तो माइक है, उसका एक भी वार उसको नहीं लगता। तभी उसको भी एक लोहे का हैंडल मिल जाता है। फिर दोनों के बीच जो फाइट
फाइट होता है रे भाई। कुछ देर बाद माइक का हैंडल टूट जाता है। वहीं जीना माइक को भड़काते हुए कहती है, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, लौट जाओ, जिंदा बच जाओगे। लेकिन तभी माइक सोचता है, बहुत हो चुका, अब और नहीं। इसके बाद माइक उसे उसी की तलवार से सीधा आर पार कर देता है और उसे यमराज के पास भेज देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेबल के नीचे से एक बिल्ला निकलता है। माइक उसे भी मारने ही वाला होता है, तभी वह उसे पैसे का लालच देने लगता है। माइक कहता है, तुम्हारे पैसे से क्या मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी? वहीं जिम कहता है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूँ कि तुम्हारी 100 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकें। वहीं माइक कहता है और सीधा उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइक फिर से उसी बार में चला जाता है जहाँ बिगरे और मिल्टन मौजूद होते हैं। वहीं माइक बिगरे को ड्रिंक बनाने को कहता है। तभी मिल्टन चाचा कहने लगता है, पूरी टीम को तो आने दो, साथ में पियेंगे। वहीं माइक कहता है, कौन सी टीम? सब यमराज के पास पहुंच चुके हैं। ये सुनकर बिगरे समझ जाता है कि आज ये साला मुझे भी टपका ही देगा। तभी माइक कहता है, इस सारे फसाद की जड़ यूटिया मिल्टन है। डबल पेमेंट के नाम पर हमें मारने की कोशिश और ऊपर से मेरी गर्लफ्रेंड को मेरे ही टीममेट से मरवाने भेज दिया। ऊपर से खुद सारा पैसा लेकर भागने वाला था। लेकिन मिल्टन इन सारी बातों को बेबुनियाद मानकर इनकार कर देता है। तभी माइक वह टेप रिकॉर्डिंग चला देता है जो उसने क्लाइंट की असिस्टेंट से ली थी। अब सब कुछ साफ हो जाता है। बिगरे को समझ आ जाता है कि किस तरह ये साला हम सबको पप्पू बनाकर पैसा लेकर भागने वाला था। वहीं बिगरे साले को पकड़कर धोने लगता है और उसके ऊपर चढ़कर कूदने लगता है, लेकिन फिर भी चाचा मरता नहीं और दोबारा उठ जाता है। तभी माइक झर वाला बैंडेज खोलकर उसे लगाने के लिए दे देता है, लेकिन बेचारा चाचा अनजाने में वही बैंडेज अपने मरहम में लगा लेता है और कुछ ही देर में वह यमराज के पास पहुंच जाता है। इसके बाद बिगरे माइक पर पूरी तरह भड़क जाता है और कहता है कि तेरी वजह से मेरा वर्षों का सपना टूट चुका है। तूने पूरी टीम को उड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने जो किया है उसके लिए मैं तेरा भेजा अभी के अभी आर पार कर सकता हूँ। निकल जाए इससे पहले कि मैं तेरा भेजा उड़ा दूं। वहीं माइक वहाँ से निकल जाता है और कुछ दिनों के लिए रेस्ट में चला जाता है। मूवी के बिल्कुल लास्ट में हमें एक मैसेज दिया जाता है, कभी अपने पास्ट को मत भूलो, फ्यूचर को सोच सोच कर ज्यादा टेंशन मत लो और जिंदगी ऐसा जियो कि कल कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि यू नेवर नो।